Guys, welcome back to this classes. Today I will discuss the energy physics chapter number 3 class 7 ICSC board. In this video we learn about the law of conservation of energy and different source of energy and how to conserve energy and other form of energy. So let us start the chapter. Before I am going to tell you that if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon that you can updated about my new upcoming videos. So let us start the chapter. So law of conservation of energy is the conservation of energy, which is state that energy can neither be created or nor be destroyed. So there are many everyday example of how to conserve energy, and it can only convert it from one form to another. So लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हम लोग जो है एनर्जी को ना तो हम लोग कंजर्व मतलब बना सकते हैं, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बस हम लोग इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी. ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट यू कैन चेंज द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप चेंज कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. ठीक है. सो द टोटल एनर्जी जो होती है यूनिवर्स की, इसीलिए रिमेन कांस्टेंट होती है. जो बची हुई एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है. और बहुत सारे एवरीडे मतलब हर दिन हम नए नए एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे गिवन बिलो द फ्यू सच एग्जाम्पल. जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी में. ठीक है. साउंड स्पीकर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है साउंड एनर्जी में. इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. स्ट्रीम इंजन जो होते हैं उसमें हीट एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में. टॉर्च जो होती है उसमें केमिकल एनर्जी चेंज होती है लाइट एनर्जी में. सोलर सेल जो होती है उसमें लाइट एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो आपने देखा कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो कन्वर्टेड होते हैं, मतलब जिसमें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है. ठीक है. सो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो आपको अभी तो पढ़ना है और आगे क्लास में भी पढ़ना है. तो आप लोग इस लॉ को एकदम अच्छे से याद कर लो कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली कन्वर्टेड और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके. सो अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की. तो जब हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी आपको क्या दिखाई देता है? ऑब्वियसली आपको दिखाई देता है सन. ठीक है. ऑब्वियसली आपको क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है, क्योंकि सूरज जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स है इस अर्थ पे, हमारी अर्थ पे एनर्जी का. और भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं एनर्जी के, पर सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हमारा सन है. सो ऑल द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स. हमें बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज से. सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमारे नेचर से आता है, रिसोर्सेज से आता है, रिप्लेनिश होता है कॉन्स्टेंटली. ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है. ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज. और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की भी कुछ कंडीशन होती है, मतलब इनको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे नेचर में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये ख़त्म ना होने वाले हैं. सो सोलर एनर्जी जो होती है उसमें सन कॉन्स्टेंटली लाइब्रेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न. जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है तो सन जो है वो लिबरेटेड करता है एनर्जी को. और ये प्रोसेस जो होता है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर के हीलियम न्यूक्लियाई के साथ रेडिएटेड होते हैं. और एनर्जी जो होती है वो सन की जो होती है वो कॉल करती है सोलर एनर्जी. उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है जो रिसीव करता है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी. अर्थ जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो हमारे सूरज तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है अर्थ से. ठीक है. तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि अर्थ पे जो है कुछ लाइट जो पड़ती है एनर्जी की, सन की एनर्जी की, तो वो ट्रैप कर ली जाती है. कुछ लाइट अर्थ सरफेस पे मतलब ट्रैप कर ली जाती है. कुछ रेडिएशन में कुछ आइसोलेटली या किसी और चीज़ से पढ़ के उसको एब्जॉर्ब कर ली जाती है. इसे हम बोलते हैं हीट एंड लाइट. ठीक है. तो सूरज हमें हीट भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, ये दो सोर्सेस दे रहा है.
एंड पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है लैंड एंड वाटर के थ्रू। कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो वो उसका यूज़ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कर लेते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब वही पेड़ पौधे या प्लांट्स में जो भी सब्जियां उगती हैं या जो भी फल फ्रूट्स होते हैं हम लोग उसे खाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई। प्लांट्स ने सूरज की रोशनी का यूज़ किया, उसने फूड बनाया अपना। अब जो भी जानवर उसे खाएगा या फिर जो भी इंसान उसे खाएंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जितने भी डिफरेंट सोर्स होते हैं एनर्जी के वो अवेलेबल होते हैं हमारे अर्थ पे, जो कि ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सन। सन जो होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ है ऑल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी उसमें सबसे अल्टीमेट सोर्स हमारा क्या है, सोर्स एनर्जी वो सन है हमारा। कुछ इक्विपमेंट यानी कुछ यंत्र जो हैं वो सोलर एनर्जी में दिए गए हैं, वो है सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, ठीक है। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर प्लांट एंड सोलर सेल। सोलर सेल तो आप लोगों ने देखी ही होगी, है ना। आप लोग के स्कूल में दिया होगा, स्कूल में या आजकल जितने बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह हैं उसमें ये सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पावर प्लांट लगे होते हैं, ठीक है। तो सोलर पावर प्लांट में जो एक ये वाली होती है सिर्फ क्या है, तो ये जो है इतनी सारी मिल करके सिर्फ एक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत सारे सेल चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े स्कूल होते हैं उसमें रिकमेंडेड होता है कि उसमें ये सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पावर प्लांट लगे होते हैं। तो कुछ इसके डिसवांटेज भी हैं, सिर्फ इसके एडवांटेज नहीं है कि भाई अब तो हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तो सूरज से ही काम चल जाएगा। कुछ इसके डिसवांटेज भी हैं सोलर एनर्जी के। कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इसमें कि सन जो होता है वो कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सन जो है वो कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी नहीं हो सकता, ठीक है। कभी कभार क्या हुआ कि बदली वगैरह हुई तो धूप नहीं निकली, सूरज नहीं निकलेगा, सूरज नहीं निकलेगा तो फिर सोलर पैनल के किस काम का फिर, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल। सीधी बात है, हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है चारों ओर, तो हमेशा हमारे लिए सन अवेलेबल नहीं हो सकता। रात में तो नहीं हम यूज़ कर सकते सोलर पैनल का। थर्ड पॉइंट इसमें दिया है कि सेटिंग अप जो होता है इसका स्टोरेज इक्विपमेंट का सोलर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सोलर पैनल इतना महंगा नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें जो वायर का कनेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो हर कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता, ठीक है। हम जैसे आम लोग जो है वो इस पर अफोर्डेबल नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए बड़े बड़े स्कूलों में या आपने देखा होगा बड़े बड़े या फिर बिल्डिंग हो या फिर स्ट्रीट लाइट की जगह पे कभी कभी ये यूज़ होता है। समझ में आगे बात। तो ये इसके 3 जो हैं वो डिसवांटेज थे। चलिए अब देखते हैं सम अदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिसोर्सेज। कुछ अदर सोर्स और जो है इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है विंड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ विंड ऐसी एनर्जी जो हम लोग विंड से मिलती है और इसका यूज़ करते हैं जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर कभी बहुत बड़े बड़े पावर टरबाइन लगे होते हैं जिसमें व्हील जैसे पंखे जैसे ऐसे लगे होते हैं, और वहाँ क्या होता है कि जो ये विंड पावर होता है वो काइनेटिक एनर्जी से चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ये जिसमें चेंज हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेशन का काम करता है। फिर देखिए टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, ये अनदर फॉर्म होता है हाइड्रो पावर का, जिसमें ये जो हीट होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है, ऑप्टेंट होती है, एंड यूज़फुल फॉर्म होता है पावर का, मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। बड़े बड़े डैम लगे होते हैं ना, बड़े बड़े डैम वगैरह होते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी पढ़ते हैं उसके बारे में। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, देखिए इट इज़ द हीट फॉर्म फ्रॉम, ये जो होती है हीट होती है जिसमें अर्थ से मिलती है, विच कैन वेरी क्लीन टू सस्टेनेबल, ठीक है। ये बहुत ही क्लीन होती है जियोथर्मल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला एक हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो मूवमेंट करता है वाटर की। जो डैम वगैरह होते हैं उसमें क्या होते हैं, बांध वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ भी कभी कभार क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो ये जो थे टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमें बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है। फिर है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जो एक बार अगर ख़त्म हो गए फिर दोबारा हम उसे मतलब बनने में इतने साल लग जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि मतलब ना के बराबर हमें मिलने वाले नहीं है वो, ठीक है। तो जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे भाई। तो क्या उस समय तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे, इसका यूज़ कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब अमॉन्गेस्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी द लीडिंग वंस ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स,
ठीक है। फोसिल फ्यूल्स है जो कि मतलब जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, वो हमें वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन फोसिल फ्यूल। और आज की दुनिया में हम लोग हाईली जो है बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस फोसिल फ्यूल पर ही क्या है डिपेंडेंट है, डीजल, पेट्रोल, कोल। तो कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये सम एग्जाम्पल हैं। फोसिल फ्यूल जो होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स में मतलब उनको लग जाता है बनने में। तो अगर जो है ये कैसे बनते हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं? जैसे जंगल वगैरह कुछ भी है तो उसमें कुछ प्लांट सड़े गड़े होंगे या फिर कोई एनिमल्स मरे होंगे, तो वो बरीड हुए या जले हुए होंगे, तो फिर वो धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि वो ज़मीन जो है उसको अंदर एब्जॉर्व करती जाती है, फिर उसके ऊपर और कोई चीज़ होगी, उसके ऊपर और कोई चीज़ होगी, तो वो बनते बनते अंदर एक एक्शन बन जाता है, एक्सट्रीमली हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर से वो क्या होता है कि इतने ज़्यादा मतलब कन्वर्ट हो जाता है कि वो फ्यूल बना लेता है फिर, और नथिंग बट एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बन, और ये कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कोल जो होता है वो कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसे बनने में इसीलिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं अगर एक बार ख़त्म हो गए तो फिर इनको हम लोग दोबारा जल्दी नहीं पा सकते, सिंपल सी बात है। और रिन्यूएबल सोर्स जो है वो तो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, तो उनका हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं, वाटर साइकिल की बात आप देखते हैं ना, वाटर साइकिल जैसे चलती है, जैसे बारिश हुई, ठीक है, बारिश में पानी नदी में गया, इसमें गया, उसमें गया, वाटर कूलर जितने भी उसमें गया, ठीक है। उसके बाद सी लेवल पे क्या होगा, फिर से उसका वाष्पीकरण होगा, बादल आएंगे, बादल से फिर से बारिश होगी, फिर से वाटर ज़मीन पहुंचेगा, फिर से वो वाष्प बनेगा, फिर ये साइकिल जो होगी लगातार चलती रहती है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्स का, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एनर्जी को कंजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, देयर आर सम फ्यूचर ऑप्शन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, कुछ सोर्सेज ऑप्शन हैं, ठीक है, फ्यूचर में। तो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फोसिल फ्यूल विल, अगर हम लोग कंटिन्यूसली इसी तरह फोसिल फ्यूल का यानी कि जो बहुत ही में से मिलते हैं उनका हम लोग यूज़ करेंगे, तो इनका डिप्लीशन बहुत तेज़ी से हो रहा है आज की दुनिया में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हेंस इन फ्यूचर में एनर्जी जो होगी वो डिराइव नहीं हो पाएगी अल्टरनेटिव सोर्स से। सो बेस्ट फ्यूचर ऑप्शन जो है वो है बीगिंग द सोलर एनर्जी, हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करें। उसमें कुछ मोर ऑप्शन है जैसे बायो कंजर्वेशन, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं गाड़ियों में, जिससे हाइड्रोजन पावर प्लांट्स क्या होगा कि उससे गाड़ियाँ चलेंगी तो पेट्रोल का कम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हमारे नेचर भी जो है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा थोड़ा। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस टू कंजर्व द एनर्जी। सो आज की दुनिया में मतलब आज का जो समय चल रहा है उसमें इन सारी चीज़ों को बचाना तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज का नेचर जो है उसमें कुछ भी ठीक से रहा नहीं है, ठीक है। ना तो आपको शुद्ध वाटर मिल रहा है, ना तो शुद्ध आपको खाने का सामान मिल रहा है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो नेचर में जो भी चीज़ें हमें दी हैं उनको संभाल के रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। सो बहुत इसेंशियल है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर इज पॉसिबल। वाइस इकोनॉमिक यूज़ एनर्जी रिसोर्सेज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम लोग बहुत ही बुद्धिमानी से इन इकोनॉमिक जो हमें मिला है, प्रैक्टिस से, नेचर से मिला है, उन रिसोर्स का जब हम लोग यूज़ बुद्धिमानी से करते हैं तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को बचाने का काम करते हैं हम लोग एक तरीके से। तो कुछ स्टेप हैं जिसको हम लोग कर करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। फर्स्ट जिसमें से दिया है प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, हमें दूसरों को भी और ख़ुद को भी प्रमोट करना चाहिए कि सोलर एनर्जी का यूज़ करो, ठीक है। यूजिंग वाटर जुडिशियसली, ठीक है। सो हमें वाटर का यूज़ जुडिशियसली करें, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर करना चाहिए, ठीक है। यूजिंग एंड मेंटेनिंग फ्यूल इफ़िशिएंट व्हीकल, हमें ऐसे व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, कम से कम व्हीकल का यूज़ करना चाहिए जिसमें जो है ये फ्यूल वगैरह लगते हों। अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कि हम